हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप देख रहे हैं मैसू मेडिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम देखते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स। फ्रेंड्स, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, हमारा स्टार्ट चैप्टर था एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके थे, जिसमें हमने किडनी को और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में समझा था क्या होता है और किडनी के बारे में कंप्लीट किया था। इसके बाद में फ्रेंड्स आज हमारा पार्ट सेकंड है और इसमें पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेफ्रॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन का डायग्राम किस तरीके से बनता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम नेफ्रॉन का डायग्राम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हमारा होता है इस तरीके से नेफ्रॉन का डायग्राम। इस तरीके से नेफ्रॉन का डायग्राम होता है। इस तरीके से आप नेफ्रॉन का डायग्राम पूरी तरीके से बना सकते हैं। ये कोई लाइक स्ट्रक्चर है, इसे पीसीटी कहा जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ये मैंने डिसेंडिंग लिम्ब बना दिया। ये हेयर पिन ऑफ लूप बना रहे हैं, असेंडिंग लिम्ब है। ये हमारा डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, और ये हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स ख़त्म हो गई। और यहाँ पर ये होता है हमारा, ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे पास है, इसको बोल सकते हैं नेफ्रॉन। इसको कहेंगे हम नेफ्रॉन। फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं इसको आपको डायग्राम के रूप टाइप से बताता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर क्या होता है ना। अब इसके अंदर नेफ्रॉन क्या काम करती है। नेफ्रॉन के इसके अंदर यहाँ से ब्लड आता है नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन होती है किडनी के अंदर एक किडनी के नेफ्रॉन होती क्या है, नेफ्रॉन होती है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल यूनिट होती है, किसकी होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। और ये कितनी होती है, ईच किडनी के अंदर कितनी होती है, ईच किडनी के अंदर होती है ईच किडनी के अंदर होती है 1 to 1.5 मिलियन। ये ईच किडनी मतलब मीन्स दोनों किडनी को मिलाकर कितनी हुई, 2 से 3 मिलियन के बीच हमारे अंदर ये होती है। इसके अंदर क्या करती है फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है नेफ्रॉन का, जब हमारा नेफ्रॉन का काम होता है किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। तो फिल्ट्रेशन किस तरीके से करती है, हमारे अंदर यहाँ से ये एफरेंट आर्टीरियोल्स होती है अपने हमारे पास, एफरेंट आर्टीरियोल्स कौन सी होती है हमारे पास, एफरेंट आर्टीरियोल्स, ये एफरेंट आर्टीरियोल्स होती है। ये क्या करती है, यहाँ पर किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस, और ये होता है ग्लोमेरुलस। ये होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, एक टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक कोइल्ड ट्यूबुल्स होती है इसके अंदर। ये किसकी बनती होती है, ब्लड कैपिलरीज किस तरीके से बनी होती है। तो ये क्या करता है, हमारी जो एफरेंट आर्टीरियल्स है इन ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड लेकर आती है, और फिर क्या होता है, यहाँ हमारा ब्लड छनता है, मतलब फिल्टर होता है, और ये इस तरीके से एफरेंट आर्टीरियल्स निकलती है, एफरेंट आर्टीरियल्स। क्या होता है, एफरेंट आर्टीरियल्स के थ्रू ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है, और यहाँ पर फिल्टर होता है इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से फिल्टर हो जाता है ब्लड। ये जिसमें फिल्टर होता है उससे बोलते हैं वोमन्स कैप्सूल। ठीक है, ये जो है ये है वोमन्स कैप्सूल, और एफरेंट आर्टीरियल्स ये वाली होती है, इनके थ्रू बाहर निकल जाता है फिर ये होता है वोमन्स कैप्सूल। ये वोमन्स कैप्सूल होता है, वोमन्स कैप्सूल। फ्रेंड्स, ये जो होता है ये वोमन्स कैप्सूल की होती है पेराइट, ये होता है वोमन्स कैप्सूल होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में जैसे वोमन्स कैप्सूल में हमारा जो फिल्ट्रेट छन जाता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। जब हमारा ब्लड फिल्टर हो जाता है उसके बाद जो वोमन्स कैप्सूल में आता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या करता है, फिल्ट्रेट वोमन्स कैप्सूल से निकल कर किस में जाता है, पीसीटी में। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। फ्रेंड्स, इसको प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स की बोलते हैं। पी प्रोक्सिमल यानी पास में, बिकॉज ये ग्लोमेरुलस के पास में होता है, वोमन्स कैप्सूल के पास में होता है, इस वजह से इसको प्रोक्सिमल, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ये घुमा हुआ एक कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसकी वजह से इसको कॉन्वोल्यूटेड बोलते हैं। और ट्यूबुल्स ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ से निकल कर हमारा फिल्ट्रेट क्या करता है, यहाँ जाता है डिसेंडिंग लिम्ब में, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। यहाँ जाता है इसके अंदर डिसेंडिंग लिम्ब के बाद हमारा ब्लड फिल्ट्रेट क्या होता है, फिल्ट्रेट जाता है लूप ऑफ हेयर पिन लूप। यहाँ से हमारा फिल्ट्रेट क्या करता है, फिल्ट्रेट जाता है
यहाँ पे ये कौन सा लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब में इस तरीके से जाता है। फिर क्या करता है, यहाँ पर हमारा होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसका एब्जॉर्बेशन हो जाता है। यहाँ से हमारा वोमन्स कैप्सूल में था, वोमन्स कैप्सूल से हमारा यहाँ आया। यहाँ हमारे पास लगभग हमारे ब्लड में से प्रोटीन्स, यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज, ये सब इसके अंदर छनकर आ जाए, फिल्टर होकर नीचे वोमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। उसके बाद क्या करता है, हमारे फिल्ट्रेट में शामिल हो जाता है। अब क्या करता है, हमारे लगभग पूरे दिन में कितना फिल्टर होता है हमारे अंदर ब्लड, कितना ज़्यादा, 180 लीटर पर डे, इतना फिल्ट्रेट निकलता है डेली हमारे दोनों किडनीज में से। अब आप कहेंगे कि 5 लीटर ब्लड होता है, ब्लड में से 180 लीटर कैसे होता है? फ्रेंड्स, ये हमारे 5 लीटर ब्लड में से ही बार बार छनकर 180 लीटर हो जाता है सारे दिन के अंदर। तो लेकिन फिर यहाँ पर छनने के बाद ये नहीं कि सीधा ब्लड यूरिन के थ्रू आउट हो जाता है बॉडी से। हमारे यूरिन जो निकलता है 1 से 1.5 लीटर के बीच में पर डे निकलता है। इसका मीन्स क्या, इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर ये फिल्टर होने के बाद वापस रीएब्जॉर्ब होता है इसका, जब जाकर इतना सा बचता है, वरना पूरा का पूरा बाहर निकल जाता। ये बचता है तो ये कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, ये क्या करता है, यहाँ पर ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि सब्सटेंस आते हैं और ये वोमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। वोमन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेट निकलता है, पीसीटी में आ जाता है। पीसीटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इनका एब्जॉर्बेशन हो जाता है। फिर एब्जॉर्बेशन होने के बाद ये डिसेंडिंग लिम्ब में चले जाते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब्स में भी इन कईयों का एब्जॉर्बेशन हो जाता है। उसके बाद हेयरपिन लूप में यहाँ पर भी एब्जॉर्बेशन हो जाता है ग्लूकोज का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, असेंडिंग लिम्ब में। उसके बाद आते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स ये वाली होती है, जो इसके अंदर क्या करता है, यहाँ से निकलकर ये क्या करता है, ये कलेक्टिंग डक्ट में, यहाँ से निकलकर कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। ये हमारा होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है रीनल कार्पसल्स और ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट। अब जो रीनल कार्पसल्स होती है वो कौन सी होती है, ग्लोमेरुलस, और दूसरी होती है, सेकंड वाली होती है ग्लोमेरुलस के अलावा सेकंड जो होती है वो होता है वोमन्स कैप्सूल। तो मीन्स रीनल कार्पसल्स के 2 पार्ट्स हुए। कौन कौन से पार्ट्स हुए, एक तो हुआ ग्लोमेरुलस, और एक हुआ वोमन्स कैप्सूल। इसके बाद में हम देखते हैं इसके पार्ट्स को, ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ट्यूबुलर पार्ट 3 होते हैं। पीसीटी, जिस यानी इसको प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स बोलते हैं। एक बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, और दूसरा हुआ डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। इनके पीसीटी और डीसीटी का कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन लूप ऑफ हेनले के पार्ट होते हैं। एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब, और दूसरा होता है हेयरपिन लूप। थर्ड वाला जो इसका पार्ट होता है वो होता है डिसेंडिंग लिम्ब। फ्रेंड्स, आपको मैं ये कंप्लीट डायग्राम से याद करवा दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इसको किस तरीके से याद करेंगे। मैं आपको इस तरीके से याद कराऊंगा कि आपको कहीं और इसको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से ये डायग्राम में देखिए, नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हुए, रीनल कार्पसल्स और ट्यूबुलर पार्ट। रीनल कार्पसल्स का क्या होता है, ग्लोमेरुलस और वोमन्स कैप्सूल, मतलब कॉइल ट्यूबुल से स्टार्ट होती है यहाँ से, इससे ऊपर का हिस्सा रीनल कार्पसल्स में आता है, ग्लोमेरुलस और वोमन्स कैप्सूल। ट्यूबुलर पार्ट में क्या है, ट्यूबुलर पार्ट में हुआ पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, इस तरीके से। तो फिर क्या हुआ, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले के 3 पार्ट, डिसेंडिंग लिम्ब, हेयरपिन लूप और असेंडिंग लिम्ब, ये लूप ऑफ हेनले के पार्ट हो गए। इसके बाद में फ्रेंड्स हम बात करते हैं इनकी ग्लोमेरुलस क्या होता है। ग्लोमेरुलस एक होता है, एक टफ्ट होता है, गुच्छा होता है कैपिलरीज का, जो क्या करता है, हमारे ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। इसके बाद में बात करते हैं हम वोमन्स कैप्सूल की। वोमन्स कैप्सूल क्या होता है, वोमन्स कैप्सूल बिलो द पार्ट होता है किसका, ग्लोमेरुलस का पार्ट होता है। ये आगे कंटिन्यू होता है किसमें, पीसीटी के अंदर कंटिन्यू होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पीसीटी की। पीसीटी क्या होती है, पीसीटी एक कोइल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये अपर पार्ट में जॉइंट होती है किसके साथ, वोमन्स कैप्सूल के साथ, और नीचे कंटिन्यू हो जाती है किसमें, डिसेंडिंग लिम्ब में। डिसेंडिंग लिम्ब
हेयर पिन लूप में। हेयर पिन लूप क्या होता है, ये एक पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये क्या करती है, हमारे ब्लड के एब्जॉर्बेशन में हेल्प करती है। इसके बाद में बात करते हैं हेयर पिन लूप के बाद में, ये लूप ऑफ हेनले हो गया। इसके बाद में बात करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या होती है, ये एक कोइल लाइक स्ट्रक्चर होती है और कोइल लाइक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ ये आगे जाके किस में खुल जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट किस में जाती है, डक्ट ऑफ बेलिनी में खुल जाती है। मीन्स हमारा जो यूरिन यहाँ से फिल्टर हुआ वो यहाँ पर डक्ट ऑफ बेलिनी में चला जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पैसेज ऑफ यूरिन की। मीन्स हमारा यूरिन, ये तो हो गया हमारे नेफ्रॉन के पार्ट्स। इसके बाद में हम बात करते हैं नेफ्रॉन पैसेज ऑफ यूरिन की। मीन्स कहाँ से यूरिन बना और किस तरीके से यूरिन कहाँ से निकलकर हमारे गोल ब्लेड यूरेथ्रा के थ्रू हमारे आउट ऑफ बॉडी के बाहर चला जाता है। हम बात करते हैं यूरिन का पैसेज, स्टार्ट करते हैं पैसेज ऑफ यूरिन। पैसेज ऑफ यूरिन, यूरिन का पैसेज। यूरिन का पैसेज फर्स्ट टाइम कहाँ होता है, ये होता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ये फिल्टर होता है। फिल्टर होकर कहाँ जाता है, ये वोमन्स कैप्सूल में। वोमन्स कैप्सूल में। वोमन्स कैप्सूल में बाद ये कहाँ जाता है, ये जाता है पीसीटी में। हमारे पीसीटी के बाद ये कहाँ जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब में। डिसेंडिंग लिम्ब। इसके बाद में कहाँ जाता है, हेयर पिन लूप, क्योंकि ये हेयर पिन की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, इस वजह से इसको हेयर पिन लूप बोलते हैं। इसके बाद में जाता है असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब, ये ऊपर की साइड एक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे ब्लड को ऊपर की साइड लेके जाती है। उसके बाद में जाता है डीसीटी में। उसके बाद में जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट से बाद में जाता है डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ डक्ट ऑफ बेलिनी में। अब फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपको कलेक्टिंग डक्ट समझ में आ गई। इसके आगे चला जाता है ये डक्ट ऑफ बेलिनी में। डक्ट ऑफ बेलिनी के बाद ये कहाँ में जाता है, आपको पता है, ये जाता है माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स आपने हमारे किडनी की स्ट्रक्चर उस टाइम देखी थी, इस तरीके से होती है। इसके बाद में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसके बाद में इसके जो ये कोइल लाइक पिरामिड थे, मेडुलरी पिरामिड, इनमें से जब ब्लड बूंद 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 बाहर निकलता है तो यहाँ पर एक इस तरीके से एक कोइल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको माइनर कैलिक्स बोलते हैं। और इसके बाद में एक होता है, इसके बाद में एक बड़ी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से जिसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। इस तरीके से हमने देखा भी था वहाँ, यहाँ और ये 3-4 मिलकर बनाती है। यहाँ पर होता है मेजर कैलिक्स। तो फिर कहाँ जाता है, मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स में कहाँ जाएगा वो, रीनल पेल्विस में। जस्ट रीनल पेल्विस के बाद कहाँ जाएगा वो, हमारा कहाँ जाता है, रीनल पेल्विस के बाद में यहाँ क्या हो जाता है, यूरेटर। यूरेटर के बाद में कहाँ जाएगा, यूरेटर के बाद में हमारे पास यहाँ क्या होता है, इस तरीके से यूरिनरी ब्लेडर। ये कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लेडर में। और यूरिनरी ब्लेडर में बाद कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा के बाद कहाँ जाता है, आउट ऑफ बॉडी। फ्रेंड्स मीन्स मतलब साफ है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू पैसेज ऑफ यूरिन याद करा देता हूँ। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसे हम देखते हैं। सबसे पहले कहाँ है, किडनी के अंदर कहाँ गया, ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस से कहाँ आया, वोमन्स कैप्सूल में। वोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट होकर कहाँ आया, पीसीटी में। पीसीटी से डिसेंडिंग लिम्ब में। डिसेंडिंग लिम्ब से हेयर पिन लूप में। हेयर पिन लूप से असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब से डीसीटी में। डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट होती है यहाँ पर। उसके बाद में डक्ट ऑफ बेलिनी होती है। डक्ट ऑफ बेलिनी से कहाँ पर आया, माइनर कैलिक्स में, यहाँ पर। और ये नेफ्रॉन होते हैं यहाँ पर माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स से यहाँ पर रीनल पेल्विस होता है। रीनल पेल्विस इन खाली जगह होती है यहाँ पर जहाँ सब यूरिना के इकट्ठा होता है। तो रीनल पेल्विस से यूरेटर। यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर। और यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से कहाँ चला जाता है, आउट ऑफ बॉडी। इस तरीके से हम अपने यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कितने टाइप्स होते हैं। फ्रेंड्स क्या आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं देख लूँगा। इसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन।
टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं तो दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, कोर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है, ये क्या होता है ना, किडनी के जो कोर्टेक्स पार्ट होता है, जैसे ये वाला कोर्टेक्स पार्ट है, तो नेफ्रॉन कहाँ बने होते हैं, यहीं पर बने होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से यहीं पर बने होते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर डक्टो बेलिनी में इकट्ठे हो जाता है। मतलब कोर्टेक्स वाले पार्ट में इसके जो नेफ्रॉन है वो कोर्टेक्स वाले यहाँ वाले पार्ट में बना होता है, पेरीफेरी पर, कोर्टेक्स की पेरीफेरी पर बना होता है। ये क्या करता है, 85% लोगों में प्रेजेंट होता है, मीन्स 85% लोगों में ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या, इसकी वजह से इसका लूप ऑफ हेनले जो होता है ना वो शॉर्ट होता है, लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है। और इसके बाद में होता है जक्स्टा मेडुलरी। फर्स्ट वाला कोर्टिकल नेफ्रॉन, सेकंड वाला जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, अब बात करते हैं जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा मेडुलरी क्या होता है, जक्स्ट नाम से क्लियर हो रहा है, जक्स्टा पास में, मेडुलरी मेडुला के नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन मेडुला के पास में होता है उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी। मेडुला कौन सी है हमारे पास, मेडुला पार्ट होता है ये वाला मेडुलरी। अब इसके पास होता है नेफ्रॉन इस तरीके से कोइल्ड होकर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से होता है, फिर उसके बाद में कोइल्ड होकर यहाँ इस तरीके से मेडुला में लूप ऑफ हेनले बनाता है, फिर कोइल्ड होकर फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में। अब ये सिर्फ 50% लोगों में प्रेजेंट होता है और उसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है, हेनले लॉन्ग होता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया नेफ्रॉन वाला पार्ट। इसके बाद में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की। यूरिन का फॉर्मेशन 3 टाइप से होता है। एक होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, और सेकंड टाइप होता है वो होता है ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन। इसके अंदर क्या होता है, ट्यूबुल्स में रीऑब्जर्वेशन होता है। और इसके बाद में जो थर्ड टाइप होता है वो होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। फ्रेंड्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ब्लड एफरेंट आर्टेरियल्स के थ्रू आता है और यहाँ पर वोमन्स कैप्सूल के अंदर चला जाता है। मीन्स एक तरीके से कहा जाए तो ग्लोमेरुलस के अंदर आया, यहाँ फिल्टर हुआ और फिल्ट्रेट तो चला गया वोमन्स कैप्सूल के अंदर, और ये ब्लड चला जाता है वापस एफरेंट आर्टेरियल्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया। इसके अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन के लिए 3 मेम्ब्रेन होती है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, एक तो होती है बेसमेंट में, कैपिलरी लेयर होती है फर्स्ट टाइम, कैपिलरी लेयर। सेकंड वाली होती है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो थर्ड वाली लेयर होती है वो विसरल लेयर ऑफ वोमन्स कैप्सूल, विसरल लेयर ऑफ वोमन जो कैपिलरी लेयर होती है ये क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम से बनी होती है ये, और ये एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम से बनी होती है। और इसके अंदर पोर्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं जिनको फिल्ट्रेशन पोर कहते हैं। उसके बाद में क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब कैपिलरी लेयर होती कैसी है, मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। इस तरीके से हमारा होता है कैपिलरी लेयर, ये होती है, इसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से। मीन्स ये वाली जो लेयर है वो होती है कैपिलरी लेयर, ये वाली लेयर है वो होती है कैपिलरी लेयर, ये सेकंड वाली जो लेयर है वो होती है बेसमेंट लेयर। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पोडोसाइट के रूप में कुछ ये इस तरीके से होती है, ये होती है हमारी विसरल लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। इसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, हम बात करें कैपिलरी लेयर सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम की सिंगल लेयर होती है और इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिनको फिल्ट्रेशन पोर कहते हैं। उसके बाद में जाता है ब्लड जो फिल्ट्रेशन के लिए जाता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है फुस्चिन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन्स और कैपिलरीज से बनी हुई लेयर होती है। और यहाँ फिल्टर होने के बाद ब्लड कहाँ जाता है, विसरल लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। विसरल लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल ये क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम से ही ये बनी होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं कुछ
मतलब एक तरीके से हमारे जो पाँव का पंजा होता है उस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, इस वजह उनको बोलते हैं, जिनको हम पेडिकल्स के नाम से जानते हैं, और उन इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, विस्ट्रल लेयर ऑफ वोमेंस कैप्सूल कहते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। जो पेडिकल्स होते हैं ना, पेडिकल्स उनको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट, ये पोडोसाइट बोलते हैं। इसके अंदर हमारा हुआ ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में फ्रेंड्स हम बात करेंगे ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन की। ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन इसको वर्ड से समझते हैं। ट्यूबुलर मतलब जो ट्यूब्स होती है हमारी, ट्यूबुल्स क्या होती है, एक तो पीसीटी और ये जो हमारा हेयर पिन लूप होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, और एक डीसीटी ट्यूबुल्स होती है। इनके अंदर रीऑब्जर्वेशन यानी वापस इनसे कुछ लेना, इनमें कुछ चीज़ें हैं जिनको वापस लेना। मीन्स हमारा ब्लड यहाँ से फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट के अंदर कुछ जो हमारी असेंशियल चीज़ें होती है उनको क्या करती है बॉडी वापस लेना चाहती है, इसीलिए क्या करती है, ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन होता है। अब ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ये टू टाइप का होता है, मतलब इसके अंदर टू टाइप का ट्रांसपोर्टेशन, ये एक तरीके से इसको बाहर निकालना, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अपने वापस बॉडी के अंदर लेना, तो ये टू ट्रांसपोर्ट होते हैं पार्ट में। एक फर्स्ट होता है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना, इसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है, एनर्जी नीड होती है, एनर्जी नीडेड होती है। इसके थ्रू जो निकलते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाइनो एसिड्स का हो जाता है इसमें, और इसके अंदर ग्लूकोज का वापस रीऑब्जर्वेशन आ जाता है, एक्सेट्रा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए वापस एसेंशियल होते हैं, जो ब्लड के अंदर फिल्टर हो जाते हैं, तो इस फिल्ट्रेट से हमारी बॉडी वापस रीअब्जॉर्व कर लेती है। उसके बाद में होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है, एनर्जी नॉट नीडेड, एनर्जी की नीड नहीं होती है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर रीऑब्जर्व होता है उसका, किसका होता है, वाटर का और यूरिया का रीऑब्जर्व होता है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी की नीड नहीं होती है। अब ये क्या होता है, जो ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन होता है वो टू टाइप से होता है। एक तो होता है ट्रांससेल्यूलर। मैं आपको दोबारा से इसको कंप्लीट क्लियर करके दिखाता हूँ। इसके अंदर टू टाइप का होता है जो ट्यूबुलर, एक होता है ट्रांससेल्यूलर और एक होता है पेरासेल्यूलर। एक होता है ट्रांससेल्यूलर और एक होता है पेरासेल्यूलर। अब क्या होता है, हमारी जैसे ये सेल्स है, इस तरीके से मैंने आपको ये सेल्स बताई, ये सेल्स है, मान लीजिए हमारे पास ये वाली सेल्स है। अब जो हमारा ट्रांससेल्यूलर होता है वो क्या होता है, सेल्स के बीच में से होता है, ये सेल्स के थ्रू होता है। यहाँ पर जैसे हमारी ट्यूबुल्स है, तो ये ट्यूबुल्स है हमारी, ये एक तरीके से इसको ट्यूबुल्स मान लीजिए। तो ये क्या होता है, यहाँ से ये ट्यूबुल्स हो गई हमारी। तो ये क्या होता है, एकदम ट्रांससेल्यूलर जो होता है वो एकदम सेल्स के बीच में से होता है, मतलब सेल के थ्रू होता है। और इसके बाद में जो पेरासेल्यूलर होता है ना, वो क्या करता है, यहाँ से ये हमारी सेल्स होती है और ये बाइंड होती है हमारे टिश्यूज़ के थ्रू। तो ये क्या होता है, जो पेरासेल्यूलर होता है, ये दो सेल्स के बीच में एक सेल्यूलर स्पेस होता है, उसके बीच में से होता है। ये जो रीऑब्जर्वेशन होता है पेरासेल्यूलर, वो दो सेल्स के बीच में से होता है, और जो ट्रांससेल्यूलर रीऑब्जर्वेशन होता है वो सेल के थ्रू होता है, ये होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, किस किस चीज़ का रीऑब्जर्वेशन होता है। फ्रेंड्स, जो हमारी पीसीटी होती है, हमारा रीऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है पीसीटी से। पीसीटी के अंदर रीऑब्जर्वेशन, यहाँ किस किस का रीऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ लगभग हम 80% पार्ट का रीऑब्जर्वेशन हो जाता है। 80% जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल चीज़ें होती हैं हमारे, उनका अंदर हमारे जो फिल्ट्रेट होता है उसका 80% रीऑब्जर्वेशन यही हो जाता है पीसीटी के अंदर। इसके अंदर यहाँ ग्लूकोज का रीऑब्जर्वेशन हो जाता है, अमाइनो एसिड्स का हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स का होता जाता है, एक्सेट्रा और भी एसेंशियल चीज़ें होती है जिनका लगभग 80% रीऑब्जर्वेशन ही हो जाता है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले में, पता है लूप ऑफ हेनले,
इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और बाइकार्बोनेट्स लगभग 10 से 15% रीऑब्जर्वेशन यही हो जाता है रीऑब्जर्व। इसके बाद बचता है हमारा डीसीटी। डीसीटी में क्या होता है? डीसीटी में यूरिया और वाटर, इन दो का रीऑब्जर्व होता है, और कुछ बचे हुए इलेक्ट्रोलाइट्स का रीऑब्जर्वेशन हो जाता है। यहाँ लगभग 1 से 5% रीऑब्जर्वेशन होता है, 1 से 5%। यह हमारा ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हमारा आपने देखा पीसीटी के अंदर किस तरीके से 80% रीऑब्जर्वेशन हो जाता है। उसके बाद में बचते हैं लूप ऑफ फैलने में लगभग 1 से 15% हो जाता है, और उसके बाद में आपने देखा कि लगभग 5% यहाँ पर डीसीटी के अंदर होता है। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। फ्रेंड्स, ट्यूबुलर सिक्रेशन भी एक पार्ट है यूरिन फॉर्मेशन का। ट्यूबुलर सिक्रेशन, इसके नाम से देखते हैं तो ट्यूबुलर यानी ट्यूबुल्स, और सिक्रेशन यानी ट्यूबुल्स में वापस कुछ सिक्रेट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर से। फ्रेंड्स, ये कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, किस तरीके से सिक्रेट होता है, मैं आपको बता दूँ। फ्रेंड्स, हमारे अंदर क्या होता है? एफरेंट आर्टेरियल्स ब्लड लेके आती है ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है, फिल्ट्रेट नीचे चला जाता है, और ये आगे ब्लड चला जाता है एफरेंट आर्टेरियल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ वो जो मेडिकल वेस्ट होते हैं वो ही निकल पाते हैं, लेकिन इस टाइम हमारी किडनी क्या करती है? किडनी भी सेल से बनी होती है, इसलिए इसको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, यहाँ जब ये लेके जा रही होती है तो ये बुद्धिमान सोचती है कि यार मैं जिस काम के लिए आई थी, एक फिल्ट्रेशन करवा लिया, दूसरा मुझे ऑक्सीजन भी तो इसको देनी है। तो ये क्या करती है? वापस ऑक्सीजन देने के लिए छोटी छोटी आर्टरीज निकालती है। इस तरीके से छोटी छोटी आर्टरीज पूरी किडनी के लिए इस तरीके से निकालती है, इस तरीके से। तो इस तरीके से छोटी छोटी आर्टरीज निकलती है वहाँ से, और ये आर्टरीज क्या करती है? पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके से फैल जाती है। तो ये आर्टरीज में से क्या होता है? ये आर्टरीज वापस हमारी किडनी के यहाँ आती है, इसके अंदर नेफ्रॉन्स के अंदर, पूरी किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर फैल जाती है, और इन पे से पीसीटी ट्यूबुल्स के अंदर मिल जाती है। इन ट्यूबुल्स में ये आकर क्या करती है? यहाँ पर आने के बाद, यहाँ छनने के बाद, वेस्ट छनने के बाद भी, फिल्ट्रेट होने के बाद भी कुछ वेस्ट यहाँ पर बच जाता है। तो ये क्या करती है? यहाँ आती है, यहाँ अपनी ऑक्सीजन यहाँ ट्यूबुल्स को देती है, और जो इसके अंदर फिल्ट्रेट के अंदर वेस्ट बचा था वो वापस यहाँ से आकर सिक्रेट कर देती है। क्योंकि कई बार क्या होता है? कुछ वेस्ट यहाँ बच रह जाता है फिल्ट्रेशन के टाइम, और कुछ वेस्ट ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन के टाइम वापस चला जाता है इन ट्यूबुल्स के अंदर, इन जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर वापस चला जाता है। इसलिए ये क्या करती है? ट्यूबुल्स इसको लाती है और वापस यहाँ इनका सिक्रेशन वापस ट्यूबुल्स के अंदर कर देती है। इसको ही ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने आज का टॉपिक कंप्लीट किया। इसके हमारे 2 पार्ट थे। आज के पार्ट के 2 टॉपिक थे। नेफ्रॉन और फॉर्मेशन यूनिट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल मैस्यू मेडिकल एजुकेशन में अवेलेबल करवा दूंगा। फ्रेंड्स, कल का हमारा जो पार्ट 3 होगा, पार्ट 3 मैं बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। उसमें हमारा टॉपिक होगा यूरेटर। तो फ्रेंड्स, आपको इस टॉपिक का कितनी जल्दी से बेसब्री से इंतज़ार है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके